सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम बात किस चीज़ की करने जा रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ विद्युत क्षेत्र भी है, कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी है और उसमें तरंग चल रही है। अब कभी भी हमने सीखा था कि तरंग जो शेप होती है, तरंग का जो आकार होता है वो किस कारण बनता है? दोलन के कारण। बिल्कुल गुड। कि कोई पार्टिकल जो अपने स्थान पे दोलन कर रहा है, केवल अपने स्थान पे दोलन कर रहा है, उस दोलन के कारण जो शेप समय के अनुसार बनती चली जाती है उसको हम तरंग की शेप कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल पहले क्लियर रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ये एक्स डायरेक्शन है, मान लीजिए, तो हम किसी भी टाइम टी पर अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यानी कि इसका विस्थापन निकालते हैं यहाँ पे, तो आपको याद है हम लोग क्या करते थे? क्या करते थे? और हम लोगों ने सीखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो ऊपर पार्टिकल ऊपर नीचे दोलन कर रहा है, उसको हम यूँ दिखाते थे वाई एक्स टी। याद है? इतनी दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर, t समय पर, यानी t1 लिख दो। मान लो अपन t1 कितने सारे अपन लिख के देखते थे, t1 t2 t3 4। इसके लिए हम क्या कहते थे? यहाँ पे आयाम आना चाहिए था, ठीक है ना, आयाम होता था। और फिर हम लिखते थे साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। याद है? इसके अंदर ये आयाम है, इसको हम उस समय लिखते थे a। k क्या होता था? 2 पाई बाई लेमडा, यानी कि 2 पाई एंगल में कितनी वेवलेंथ, यानी कितने तरंग दैर्ध्य हो गए 2 पाई में, यानी कि एक पूरे एक चक्र में जब इसने एक 2 पाई एंगल कवर कर लिया तो उसमें कितने तरंग दैर्ध्य पैदा हुए। तो हम इसको कहते हैं तरंग क्रमांक, तरंग की संख्या, या चलन स्थिरांक, दोनों कहते हैं। चलन स्थिरांक, इससे पता चलता है कि हमको कितना चल गया, क्योंकि तरंग दैर्ध्य इसमें आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं चलन स्थिरांक भी कहते हैं। और हमको ये पता है कि ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। यही सिद्धांत हम यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग जब पढ़ेंगे तो पूरा ये का ये सिद्धांत इसके अंदर लगाएंगे। हम लोगों ने एक चीज़ उस समय और सीखी थी, आपको याद होगा कि c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। याद है? खूब डिस्कशन हुआ था अपना कि इसका क्या मतलब है, और इसका मतलब ये निकल के आया था, मैं जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए, कुछ बच्चे क्योंकि उस समय नहीं थे। इसका मतलब ये था कि कोई सी भी, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहली बात तो इसको क्लियर रखना चाहिए मन में कि जो प्रकाश की तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये मन में पूरा क्लियर रखना चाहिए। इस फार्मूले का क्या महत्व है? अब चैप्टर शुरू करने से पहले अपन पुराना एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। इस फार्मूले का फ़र्क ये था, इसको जब हम पढ़ते तो हम ये कहते थे कि मुक्त आकाश में किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की गति हमेशा समान रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसके अंदर तो हम केवल म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 की बात कर रहे हैं, चुंबकशीलता और पराविद्युतांक, ठीक है ना। इन दोनों में तो माध्यम का कोई मतलब ही नहीं है। और हम जब कह रहे हैं एक ही माध्यम, यानी कि मुक्त आकाश के अंदर कोई सी भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, ये एग्जाम में बहुत बार आया, इसको ध्यान रखना, मन में बैठाए रखना कि कोई सी भी अगर विद्युत चुंबकीय तरंग हो तो उसकी गति क्या होगी? 3 इंटू कितनी होती है प्रकाश की गति? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत बड़ी तथ्य है, इस चैप्टर के लिए समझने के लिए सरल रहेगा, याद रखना इसको कि कोई सी भी विद्युत तरंग हो और विद्युत चुंबकीय तरंग हो, कोई सी भी, उसकी गति मुक्त आकाश में यही रहेगी।
यानी कई बार आ जाता है एक नीले रंग का तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है नीले रंग का दिख रहा है उसके अंदर, जो विजिबल वाले रेंज में आते हैं ना, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अपन। तो उसकी गति क्या है, कुछ चीज़ें दे रखी होंगी, उल्टी सीधी चीज़ें दे देंगे आपको 5-7, इसका ये लैम्डा है, इसका ओमेगा ये है वो दे देंगे। फिर आपसे कहेंगे कि आप पता लगाइए कि इसकी कितनी है इसकी गति। तो अपने को सिंपल क्या करना है, वही जो प्रकाश की गति है वही लिखे, उसका आंसर पे टिक लगाना है। उसी प्रकार टिक लगाना है जिस प्रकार की हमें इसकी विमा जब निकलवाई थी, आपको याद है हमने एक एक्सरसाइज करी थी, हमसे पूछा इसकी विमा, कोई बच्चा बता सकता है जो उस समय नहीं था यहाँ पे, इसकी विमा क्या होगी, कोई निकाल सकता है? कितना टाइम लगाओगे विमा निकालने में? आप बोलो, कोई बच्चा बताओ जो उस समय नहीं था, इसकी विमा कैसे निकालोगे, कितने निकाल के दिखाओ जल्दी से। अर्थात क्या हुआ यहाँ पर कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए आते हैं कि जब आपसे पूछा ये तो आप लग जाओगे इसके अंदर कि पराविद्युतांक कैसा होगा, पराविद्युतांक की क्या परिभाषा है, फिर आप निकालोगे इसके अच्छा चुंबकशीलता, इसके अंदर बी आती है तो बी अपॉन दिस सारा करके, कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश की गति है, इसकी विमा वही होगी जो कि इधर है, क्योंकि किसी भी समीकरण के अंदर विमाएँ सेम होती हैं, और ये गति है तो इसकी विमा कितनी है, L(t-1) और m0, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इस तरह क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत क्या इसके अंदर लागू हो रहा है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमेशा अपने को ध्यान रहे कि हम विमाएँ लिख रहे हैं, इसलिए ये लगाने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप L(t-1) भी लिखेंगे तो भी सही है, L1(t-1) भी लिखेंगे तो भी सही है। ओके, इस चीज़ को देखते हुए हमने आपको याद होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा था कि अगर एक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, याद है आपको, और यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र है, इसकी स्लिट बनी हुई थी, वो अपन इतना नहीं बना रहे, इतना ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे, तो इसके अंदर जो पार्टिकल जाएंगे तो कैसे मुड़ेंगे, क्या होगा, सारा याद है आपको कुछ? तो वो क्यों होते थे? क्योंकि दोनों यानी चुंबकीय और विद्युतीय दोनों ही बल उसके ऊपर लग रहे होते हैं। ये सिद्धांत यहाँ पे काम आएगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे एक शर्त क्या होती थी हमारी बहुत ज़रूरी, कि पार्टिकल लंबवत नहीं चलना चाहिए, एक्सेलरेट, यानी कि उसके अंदर उसकी गति समय के साथ परिवर्तित होती रहनी चाहिए। ये बात लिखते रहो, ये जो बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में अपने सब मिस हो जाएंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे। अपनी उसमें क्या कंडीशन थी कि कोई पार्टिकल उसकी गति बढ़ती जा रही है, याद है आपको, अपन d(φ/dt) करते थे जब फ्लक्स की बात होती थी। जब हमने ये पढ़ा था कि एक सबसे पहले 3-4 कंडीशन पढ़ते गए थे, सबसे पहले कहा था कि एक कण है जो कि स्थिर है, उससे कितना फ्लक्स बनेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स बनेगा। फिर अपन ने कहा ये चलेगा पार्टिकल, याद है। फिर अपन ने कहा था कि ये पार्टिकल अब एक छड़ के रूप में हो गया, फिर उस छड़ को अपन ने मूव कराया, याद है, इतनी सारी चीज़ें अपन ने करी थी। उन सब चीज़ों को करने का मतलब ये था कि हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि जो कण है त्वरण में है। त्वरण क्या होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गति समय के साथ परिवर्तित हो रही है। सिंपल वर्ड्स में गति तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश, कण मीन्स यहाँ पे आवेश, क्योंकि अपन ड्यूअल नेचर के अंदर पढ़ेंगे कण और आवेश दोनों की प्रकृति समान होती है। क्या बेटे, अभी 90 की तो बात ही नहीं आई, अभी तो अपन बात कर रहे हैं कि कौन सा कण है बेटा। अभी कोई लेटेस्ट भी स्लो, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में नहीं आएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा उन्हें क्या हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि कण एक गति कर रहा है, और गति कर रहा है इसके अंदर कि समय के अनुसार बदल रही है। अब मुझे एक ही चीज़ बताओ, अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद है कि अगर कोई पार्टिकल, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दोलन कर रहा है अपने स्थान पे,
क्या हम एक दोलन करते हुए पार्टिकल को त्वरण में है कह सकते हैं? सोचो ध्यान से, एकदम मत बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये रिवीजन हो रहा है ना, एक बार थोड़ा सा अपन रिवीजन हो जाए जब भी पहुंचेंगे यहाँ तक, क्योंकि पूरा जब तक जो भी पढ़ा है अपन ने अभी तक उसका रिवीजन है यहाँ पे इस वाले चैप्टर में। किताब में 5 पेज का चैप्टर है, बट पूरा किताब है इसके अंदर। क्यों होगा आप याद करो। इसका मतलब क्या होता है कि ये सर्कुलर, इसका जब मोशन असली में तो SHM है ना, जब कोई गति यानी कि इसका दिशा भी है और दिशा इसकी क्या हो रही है, परिवर्तित होती जा रही है, इसका मतलब त्वरण होगा। याद है अपन ने सीखा था कि जब गति के साथ उसकी दिशा चेंज होती है तो त्वरण होता है। जब चेंज हो, क्यों, इसका कंपोनेंट फर्क आएगा। यहाँ जो कंपोनेंट आएगा, यहाँ जो कंपोनेंट आएगा, यहाँ जो कंपोनेंट आएगा, हर जगह फर्क आएगा। इसलिए ये लिख लो अपनी कॉपी में कि यदि कोई पार्टिकल या कोई आवेश, अब इसको आवेश के अंदर लिख लो, यदि कोई आवेश अपने स्थान पर दोलन कर रहा है तो वह त्वरण में होता है, यानी कि वह त्वरित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये 11वीं का सेकंड लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट था वेव। ठीक है, अब फिर अपन आ जाते हैं, जब अपन ने ये वाली किताब शुरू करी थी, इसको जब पढ़ना शुरू किया पहला चैप्टर, तो सबसे पहले अपन ने, याद है अपने ये पढ़ा था कि गाउस का नियम है ना। गाउस का नियम क्या था? क्योंकि ये जब तक अपने को याद नहीं होंगे ना, जब तक चीज़, जब तक कुछ भी नहीं होगा। गाउस के नियम में पहले तो अपन कहते थे कि विद्युत के लिए, पहले विद्युत के लिए, फिर आपको बहुत सरल लगेगा ये चैप्टर। हमने ये कहा था कि फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। एक तो ये होता था। दूसरा अपन ने क्या सीखा था बताओ, कि अगर मान लीजिए, अब 3-4 चीज़ें हो सकती है ना। अब दूसरा हो सकता है कि यदि कोई लूप हो, यानी कि लूप के लिए क्या फार्मूला था? लूप के लिए क्या होता है? ई डॉट क्या, टीएस कहाँ से आ गया? यानी यहां पर इस समय हम क्या यूज कर रहे हैं? लूप। इसलिए यहां पे लिखा है सी, कॉइल। और इसी को अगर हम किसी पृष्ठ के लिए यूज करें तो क्या होगा? बच्चे क्या? ए, हाँ ऑफ कोर्स, अगर इसको हम यूं लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को पता है एरिया उसका, अगर वेरिएबल एरिया नहीं है तो हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, ये चीज़ हमको याद है। अब सेकंड चीज़ इसके अंदर अपने को ये तो पता ही है क्या चीज़ है, ये क्या है? ये मुक्त आकाश में परावैद्युतांक। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ आ जाइए, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये सीखी थी, फैराडे का नियम, या पहले उससे वो कर सकते हैं कि एम्पियर का नियम बताओ। पहले एम्पियर का नियम करते हैं फैराडे से पहले।
ये तो अपन बहुत बार पढ़ते रहे, एक कॉइल के लिए यानी कि लूप के लिए क्या होता है, बोलो बोलो, बहुत सही बोल रही थी, बोलो, बोलना चाहिए, लड़कियों को एकदम आगे बढ़ के बोलना चाहिए, बोलो। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, बार बार सीखे थे अपन ने, जब सोलोनाइड भी पढ़ा, सब सारे चैप्टर पढ़े, अपन याद कर रहे हैं। जब भी अपन कहते थे फ्लक्स बन रहा है, जब हम कह प्रेरक, प्रेरक में कहते थे हम लोग करंट आया, करंट के कारण फ्लक्स बना, और फ्लक्स के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता था, μ0 Ni, n नंबर ऑफ कॉइल होता था सारा। ठीक है, आपको दोबारा याद रिवाइज करा रहा हूँ, इससे आपको मन में याद रह जाए। अगर इसमें n कॉइल होंगी तो और इसको BDL को क्या कहते हैं, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, μ0 Ni। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। और तीसरा हम लोगों ने ये सीखा था चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी था ना गाउस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, ये क्या कहता था, किसी भी बंद सरफेस में चुंबकीय क्या होगा, BDS क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा, इसको देखो, इससे पता चल जाएगा आपको, शून्य होगा ना। क्यों, क्योंकि अपने को पता होता है कि चुंबक कभी भी एक ध्रुव के रूप में नहीं हो सकती, चार्ज तो एक ध्रुव के रूप में हो सकता है, चुंबक तो प्लस भी चार्ज होगा माइनस भी चार्ज होगा। इसका मतलब कोई भी सरफेस हुई उसके अंदर प्लस और माइनस, इसका मतलब कुल आवेश कितना हुआ, चुंबकीय आवेश 0। जबकि हम विद्युत में जब बात करते हैं तो अलग अलग आवेश हो सकता है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ एक माइनस है, तो यहाँ प्लस ज़्यादा है तो नेट चार्ज यहाँ पे प्लस Q वाला हो गया। ये मान लीजिए एक्सेस चार्ज है तो अपन ने लिखा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज फ्लक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था पहले। इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों समीकरणों को हम कहते हैं मैक्सवेल की समीकरणें। ये तीन हो गई ना, 1, 2 और 3, इन तीनों को कहते हैं, एक चौथी बाद में जुड़ेगी, अभी पहले 3 की बात करेंगे अपन, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समीकरण। मैक्सवेल वो आदमी था जिसने कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता लगाया था, और अगर मैक्सवेल नहीं होता तो आज ये मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ये कुछ भी नहीं होता, बड़े बड़े राडार, कुछ भी, मतलब संसार में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इसने देखा कि जब गाउस ने ये बनाया, एम्पियर ने ये बनाया, इसने ये बनाया, और इसने फिर ये कहा कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर हम चेंज इन फ्लक्स हो तो क्या पैदा होता है, चेंज इन फ्लक्स से क्या पैदा होता है, ठीक है। यानी कि अपन ने पढ़ा था कि चुंबकीय फ्लक्स अगर चेंज होता है समय के साथ, चुंबकीय फ्लक्स अगर समय के साथ चेंज होता है तो उससे विद्युत करंट पैदा होता है। इस इक्वेशन को जब इसके साथ उसने देखा कि अगर इसका उल्टा करें तो, कि अगर हम
विद्युत क्षेत्र को समय के साथ परिवर्तित करें तो क्या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा? क्या मन में आया उसके? ये इसका मूल आधार है इस चैप्टर का। जब उसने इस इक्वेशन को देखा और इन तीनों इक्वेशनों को देखा, उसने कहा ये सब कुछ समान तो है। यहाँ बी डी एल देखा, फ्लक्स म्यू 0 आई है, फिर बी डी एस निकाला है, इसने देखा कि ई डी एल यहाँ से फ्लक्स बना, और जब चुंबकीय फ्लक्स था उसको अगर उसने हमने वेरी किया, याद है हम लोग करके एक्सपेरिमेंट हमने कर करके देखे थे, ऐसे चुंबक को लेके आते थे, याद है? तो ये क्या करता था, इमीडिएटली यहाँ पर n बनता था, क्योंकि इधर आ रहा है तो इसको वापस भगाना चाहता था। ये याद है अपने सीखा था। तो यहाँ पे n बनेगा, n बनने का मतलब क्या होता था, एंटी क्लॉकवाइज करंट बहता था। याद है ना ये बात? तो उसने देखा कि जब चुंबक को इधर से लाने से इसके अंदर करंट पैदा हुआ, तो अगर हम एक विद्युत क्षेत्र को समय के साथ परिवर्तित कर दें, विद्युत क्षेत्र को, तो मतलब उससे भी चुंबकीय क्षेत्र बनना चाहिए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब क्यों एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है ना। उसने केवल अंदाज लगाया, उसको कुछ नहीं पता था कि इसका क्या संभावना इसकी है या नहीं, लेकिन उसने केवल एक अंदाज लगाया, जो अंदाज कितना सही था सोचो उसका। मतलब इन लोगों का कितना ज़्यादा दिमाग होता था इन लोगों का। इस इक्वेशन के बारे में जब उसने सोचा, तब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर आवेश बढ़ता गया, आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा, विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्यों? विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर इज इक्वल टू ई। याद करो, भूला मत करो, dV बाई डी आर अपन लिखते थे इज इक्वल टू ई। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए अगर d है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ठीक है। इसलिए V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है ना। उसने देखा कि जब ये चार्ज में बढ़ाता गया और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बढ़ता गया, चार्ज के साथ साथ चार्ज बढ़ा और इसमें विद्युत क्षेत्र बढ़ता गया। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ, इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया विद्युत क्षेत्र बढ़ता गया। समय के साथ साथ विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है समय के साथ। इसका मतलब हुआ कि समय के साथ यही तो हम चाहते थे देखना। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ ना हो, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। इसी का तो असर देखना चाहते थे। यहाँ तो समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा था। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जब विद्युत, वो स्थिति वो ले आया कि जो समय के अनुसार, उसका दिमाग देखो कितना उसने लगाया इस बात में। उसने देखा कि समय के अनुसार यहाँ पे चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। इसका मतलब समय के साथ साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना। इसका हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर D जो phi E था, यानी कि विद्युत फ्लक्स
समय के साथ चेंज हो रहा है, डी फाई बाई डी टी। विद्युत क्षेत्र मीन्स विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है कि चार्ज होने के बाद विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो क्या इस विद्युत क्षेत्र में कोई चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है या नहीं बन रहा? जब विद्युत क्षेत्र बना, उसने उस कंडीशन में आ गया, जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हम परिवर्तित कर रहे थे, वैसे उसने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र परिवर्तित कर दिया। अब ये देखना चाहता था कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है या नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन क्या थी? अभी देखो निकाली थी ना अपन ने, क्या था? बोलो जल्दी से बोलो, अभी भी 2 मिनट पहले तो किया है। बिल्कुल सिंपल सिंपल, अपन धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन समझ आना चाहिए। 2 क्वेश्चन आते हैं इस 4 पेज के चैप्टर से। म्यू जीरो आई, तो उसने देखा कि ये म्यू जीरो आई आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब इस करंट को नापा उसने तो कम आ रहा था, और जब ये टोटल निकालने की कोशिश की उसने, तो देखा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ तो है। ये एडिशन कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है? इस बार भी उसने अंदाज लगाया केवल, अभी उसको कुछ प्रमाण नहीं थे इस चीज़ के, उसने केवल एक अंदाज लगाया। उसने कहा कि ये विद्युत फ्लक्स चेंज हो रहा है, और विद्युत फ्लक्स जब चेंज होता है तो पराविद्युतांक से संबंधित होता है। तो हम इसको अगर यूँ लिख के देखें, इस वाले टर्म को, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी, अपने ये यूज करो। चलो अब देखो जरा क्या होगा। होता है ना फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू क्यू, अपन लिखा था, अभी सीखा था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ लिख दो इसको, अगर इतना सिंपल है। देखो डी फाई को क्या हो गया, डी क्यू अपॉन, ये लिखो डी अपॉन डी ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन डी टी। एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, ये क्या बचा, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट आई। इसकी विमा क्या होती है, एम्पियर्स। समझे? तो उसने कहा कि इस टर्म को लिखने में सडनली उसने ये रियलाइज किया, अरे ये तो करंट है, यानी कि इसकी विमा तो करंट की विमा के बराबर है। इसका मतलब ये तो करंट है, और करंट तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता ही है। करंट तो ये तो सीख ही चुका था, वो बदलते हुए ये नहीं सीखा था उसने जब तक कि जो विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, वो भी क्या चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है नहीं बना रहा है, ये तो नहीं पता था उसको। ये तो वो सोच रहा था कैसा होगा, लेकिन ये तो पता ही था उस समय तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कि अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है यानी विद्युत करंट है किसी कॉइल में, अपन पढ़ते हैं ना हमेशा, किसी कॉइल के अंदर अगर है तो वो म्यू 0 आई, उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र। तो उसने देखा कि इसका मतलब ये जो है ये करंट के रूप में है, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स बना रहा है, इसका मतलब ये करंट है, क्योंकि इसकी विमा करंट की विमा है। इसलिए सोचा कि ये केवल आई, अकेला आई नहीं है, यहाँ पे इस आई के 2 भाग हैं। यहाँ पे अब उसने अंदाज लगाया कि इस आई को अपने को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक कौन सा आई होता है, क्या कहते हैं उसको, कंडक्शन करंट, यानी कि चालन करंट, चालन धारा कहते हैं ना, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कैसे बहता है, कंडक्शन करंट कैसे बहता है, आवेश से। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसके अपोजिट कंडक्शन करंट बहता है, सिंपल। तो उसने कहा कि एक तो उसको पता ही था, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसने कहा एक तो इसके अंदर मेरा चालन धारा जो कि किसके कारण हो रही है,
इलेक्ट्रॉन्स के चालन के कारण, ठीक है। और उसने कहा इसका मतलब दूसरा भी कोई हिस्सा है, क्योंकि जब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, जबकि वैसे तो कैपेसिटर के बीच में करंट हो ही नहीं सकता, अपन मानते हैं ना, कुछ चुंबक किसी भी कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के बीच में तो करंट होता ही नहीं है। ये तो अपन ने पढ़ रखा है ना कि अपन संधारित्र का चार्ज होना कैसे करते थे कि विभवांतर यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर पैदा करते थे, तो उससे चार्ज चलने लग जाते हैं, तो वो करंट बहना कहता है। तो उसने देखा कि एक तो हमारा चालन धारा है ही जो कंडक्शन करंट है, जिसको उसने कहा चलो इसको आईसी मानते हैं। और दूसरा उसने कहा कि ये जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, जो ये विद्युत क्षेत्र यहां बन रहा है, इस विद्युत क्षेत्र बनने के कारण जो करंट है वो विस्थापन करंट का नाम उसने उसको दिया। उसने इस करंट को नाम दिया विस्थापन करंट। किसके कारण? जो कि विद्युत फ्लक्स के समय के अनुसार परिवर्तित होने के कारण हो रहा है। विद्युत फ्लक्स कैसे परिवर्तित हो रहा है? समय के अनुसार धीरे धीरे चार्ज आवेश इसके ऊपर परिवर्तित होता जा रहा है। इसका कारण उसने कहा कि ये वाला करंट भी इसका एक हिस्सा होना चाहिए। तो उसने क्या कहा इसको? IC प्लस एप्सिलॉन 0 d phi E अपॉन dt। एक्चुअल में करंट नहीं है ये, लेकिन विमा बराबर थी इसलिए करंट। तो इसका मतलब टोटल करंट जो था I वो दो भागों में बांट लिया उसने कहा अगर ऐसा करंट है तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए पैदा। तो क्या होगा? B.dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। इसका मतलब म्यू 0 IC प्लस एप्सिलॉन 0 d phi E बाई dt। उसने अब ये पक्का बना लिया कि ये जो करंट है, अब जो टोटल करंट है, ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है। कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर पैदा हो रहा है और कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहर होगा या नहीं होगा? प्लेट्स के बाहर, प्लेट्स के बाहर होगा ना। ये कैसे टेस्ट करते हैं? कैसे टेस्ट करते हो कि किसी भी प्लेट, किसी भी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे चेक करते हैं? दिशा नहीं, अपन जैसे ये वाला करंट है, क्या सीखा था हमने कि इसके ऊपर एक सर्कल बना लो, यानी कोई सी भी शेप बना लो, तो इसके अंदर करंट जा रहा है I, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा? म्यू 0 I। सिंपल, इससे सिंपल तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कोई सी भी शेप बना लो, आप किसी तरह की आप शेप बना लीजिए, उसके अंदर जो भी करंट बह रहा होगा। उसने कहा कि ये मेरा कुल करंट हुआ, विस्थापन करंट और चालन धारा। अब ये इसका मतलब म्यू 0 I ये तो पूरे समय सेम रहना चाहिए सर्किट में। अगर मान लीजिए ये सर्किट में अगर इसको जुड़ा होता है, ये यहाँ पे इसको इंडक्टर में अगर हम जैसे दोलन नहीं करते थे, तो इसका मतलब इसमें चार्ज और डिस्चार्ज हम कह रहे हैं कि प्रेरक के थ्रू हम चार्ज और डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। इसके अंदर चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है आराम से। इसका मतलब टोटल करंट हमेशा पूरे सर्किट में, पूरे करंट की वैल्यू हमेशा समान रहेगी। अब यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। नंबर 1, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर यानी कि इस क्षेत्र में, यहाँ तो समय के अनुसार करंट चेंज हो नहीं रहा, यहाँ तो केवल कंडक्शन करंट है, केवल यहाँ पर कंडक्शन करंट है, क्योंकि समय अनुसार परिवर्तन तो केवल इसके बीच में हो रहा है। यहाँ पे जैसे चार्ज आके जमा होता जा रहा है, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर
समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्लेटों के बाहर ID इज इक्वल टू 0, या केवल IC, इसका मतलब I इज इक्वल टू प्लेटों के बाहर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ अगर ID 0 हो जाएगा, यहाँ ID 0 हो जाएगा तो I इज इक्वल टू IC। अब प्लेटों के अंदर देखो, भीतर चूंकि करंट कोई भी तार तो है नहीं, इसका मतलब कंडक्शन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब IC 0, और ID क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I हो जाएगा, ID इज इक्वल टू I हो जाएगा इसी इक्वेशन से। अब IC 0 है तो ID इज इक्वल टू I हो गया, यानी कि I की वैल्यू इसके अंदर ID है, I की वैल्यू यहाँ पर IC है। इसका मतलब ये भी हुआ कि पूरे धारा में, पूरे सर्किट में टोटल वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, I, टोटल वैल्यू हमेशा I ही रहेगी। बाहर ID 0 है, अंदर IC 0 है, यानी पूरे सर्किट में धारा का मान हमेशा I रहेगा। ठीक है, अब हम प्लेटों के भीतर और देखें इसको थोड़ा सा। अगर हम वो वाला फॉर्मूला लिखें, B.dl इज इक्वल टू म्यू 0 IC प्लस एप्सिलॉन 0 d phi E अपॉन IC इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, इसलिए ये BDL क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स। अर्थात जो करंट समय के अनुसार बदल रहा था, उसके कारण प्लेटों के बीच में चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो गया। आई बात समझ में? यानी कि जो उसने सोचा था वो उसने इस तरह की हल्की सी गणित करने से इसको सिद्ध भी कर दिया कि ये विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन होने से समय के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्लेट्स के बीच में पैदा हो गया। इस पूरी टर्म को हम धारा घनत्व भी कहते हैं। धारा घनत्व, याद रखना इस चीज़ को, इसको हम धारा घनत्व भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको करनी है। कैपेसिटर की हम बात कर रहे थे। अब हमारे कोई बच्चा ही बताए कि हमने ID, इसको यहाँ लिख लेते हैं, phi E की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? अभी अब इतने से अपन डिस्कस करते करते बार बार आ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi E? phi E, अरे इतने अभी तो कर रहे हैं, करके दिखाओ। इसके अंदर अगर हम इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, ID की वैल्यू phi E की वैल्यू रखते हुए, क्यूब नहीं वाला नहीं, अपने V के फॉर्म में रखना है। अब हाँ ये रखो, क्या होगा? इसको हम रखेंगे तो DEA अपॉन DT, ए बाहर आ गया, DE बाई DT, और क्या अपन ने क्या ढूंढा था? DV बाई DR इज इक्वल टू E, सो E इज इक्वल टू V अपॉन D।
ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई ज़ीरो ए डी, ई की जगह वी अपॉन डी, अपॉन डी टी। डी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, प्लेट्स के बीच की दूरी, तो हम लिख सकते हैं इसको ई ज़ीरो ए स्मॉल डी डी वी बाई डी टी। ओके, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चे को? ठीक है। अब देखो, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जरूर लिख लेना, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, आप कोई सी भी किताब पढ़ोगे और एग्जाम में क्वेश्चन हर बार इसी पे आता है। अब अपन ने देखा कि एक कैपेसिटर की बात कर रहे थे हम, सारा एक्सपेरिमेंट ही कैपेसिटर पे चल रहा है। सी क्या होता है, क्यू अपॉन, अगर मान लीजिए इसका एरिया ए था और इसके ऊपर सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज घनत्व, चार्ज घनत्व प्रति एरिया होता है ना, प्रति क्षेत्रफल, तो Q क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, ये घनत्व है, ये एरिया है, तो Q हो जाएगा ठीक है। V क्या होता है, अपन V दोबारा फिर देखो यहाँ पे V क्या है, डी ई, ई क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा कि ई क्या होता है, याद करो, फर्स्ट चैप्टर वी, वी क्या होता है, कितने क्वेश्चंस किए थे अपन ने इसके ऊपर, कितने ज़्यादा किए थे, आपको याद है? इस फार्मूले पे तो पता नहीं 15 5 7 8 क्वेश्चन किए थे उस समय अपन ने। V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। यहाँ रख दीजिए, क्या हुआ, रखो, कुछ तो अपने आप करके देखो, एक तो चीज़ें अपने को C की वैल्यू निकालनी है अब, इस वाले में सिग्मा ए तो ऊपर है ही, डी है, उसकी ई की वैल्यू क्या निकाली आपने, ई क्या था, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, और वी की वैल्यू क्या थी, तो कट गया, कटा है नहीं कटा है, आप करके देखो, फिर मेरे पर डिपेंडेंट हो गए आप, करो, अपने को निकालना है सी की वैल्यू, जिस पे अपन लिख चुके हैं सिग्मा ए अपॉन डी ई। अब इसके बाद तो निकालना बहुत इजी होना चाहिए, ई की वैल्यू रखनी है, ई की वैल्यू क्या रख सकते हो बताओ, कर लो, चलो 5 मिनट का समय दिया जाता है, रुक जाओ, इसको अपन ने गलत लिखा है, इससे निकालना चाहिए था ना v अपॉन डी से, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो।
क्या हुआ बेटा, कुछ कन्फ्यूजन? क्या आ गया? ए, हाँ, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी इज इक्वल टू सी। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या बन गया ये सी क्या किस चीज़ की वैल्यू है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसके ऊपर करीब करीब हर बार क्वेश्चन आया है। एक जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो जो कि मेरे ख्याल से आप जितनी आपकी नॉलेज अब तक की उसके आधार पे है। मैं लिखूं या आप लिख लोगे? बोलूं? चलो यहाँ लिखता हूँ। सोच के करना है इस क्वेश्चन को। एक संधारित्र, क्या नहीं आया बेटा? एक संधारित्र जिसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह प्लेटों के मध्य दूरी 3 मिलीमीटर है। शुरुआत में सोचने का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 80 म्यू सी से आवेशित है। किसी रेडियो धर्मी, जानते हो ना रेडियो एक्टिव, पढ़ रखा होगा ना ये तो, पदार्थ के आसपास होने से प्लेटों के बीच माध्यम चालक बन जाता है। और संधारित्र, उसके बाद क्या कर रहे हैं? और संधारित्र 1.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम प्रति सेकेंड की दर से विसर्जित होने लगता है। विस्थापन करंट का मान व दिशा क्या होगी? दोनों प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा?
बेटा हरा वाला पेन है क्या? हरा पेन है बेटा? चलो लेट अस सी। मैं इसलिए बाबा से कहता हूँ कि सिद्धांतों को याद करने की कोशिश करो, फार्मूलों को नहीं। अब देखो क्या कह रहा है ये, पहले डाटा तो एक बार अलग रहने दो, पहले समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के आसपास होने से प्लेटों के बीच माध्यम चालक बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल थे इसके अंदर, उसके कारण ये स्थान क्या हो गया, चालक हो गया। ठीक, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। क्या कहते हैं डिस्चार्ज को? विसर्जित। जब विसर्जन शुरू हुआ उससे पहले या उसके साथ साथ जब भी विसर्जन शुरू हुआ, विसर्जन किस गति शुरू हुआ है, यानी कि चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम प्रति सेकंड की दर से चलने लगे। यही है ना इसका मतलब, डिस्चार्ज का क्या होता है, चलने लगे। जब ये कंडक्शन यहाँ पे पैदा हो गया तो अब जो नेगेटिव चार्ज था इधर चलेगा, नेगेटिव चार्ज इधर चलेगा, तो इसका मतलब कंडक्शन करंट किधर बहेगा, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा है तो अब ये यहाँ से नेगेटिव इधर बहे और यहाँ पर ये चालक बन गया, इसलिए कंडक्शन करंट, बीच में भी कंडक्शन करंट हो रहा है। कंडक्शन करंट क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई, यहाँ क्या दे रखा है, डी क्यू बाई डी टी। चार्ज कितने समय में निस्तारित हो रहा है, कितना चार्ज, 1.5 इंटू 10⁻⁻8 सी प्रति सेकेंड। तो आई सी क्या हो गया, 1.5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम प्रति सेकेंड। ये तो हो गया आपका आईसी। ठीक है, अब यहां से ये चार्ज, क्योंकि अब ये चार्ज इधर जा रहा है, डिस्चार्ज जब होगा तो प्लस चार्ज इससे अवे जाने लग जाएगा। इसका अवे जाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन गई, जब ये चार्ज इधर जाने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन जाएगी। तब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन गई तो आईडी इसके अंदर होगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है ना, जो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विस्थापन करंट बनता है। तो ये अब यहाँ पर फील्ड इधर बन गया और चार्ज जाता जा रहा है, इसका मतलब चार्ज कम होता जा रहा है, समय के साथ चार्ज का परिवर्तन होता चला जा रहा है। और आईडी क्या होता है, अपन ने क्या निकाला था आईडी, अल्टीमेटली क्या था, डी क्यू बाई डी टी। प्रूव किया था ना पहले, सबसे पहले अपन ने प्रूव किया था कि ये क्या होता है, अरे एप्सिलॉन 0 डी क्या है, डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई ई क्या था, क्यू अपॉन इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। यही तो था। तो यहां इस डायरेक्शन में कितना चार्ज जा रहा है, इस चार्ज कितना जा रहा है, किस गति से जा रहा है, इसी गति से जा रहा है। तो आईडी क्या आया,
बस फ़र्क इतना हुआ कि डायरेक्शन इसका इधर है और इसका इधर है, ठीक है। कुल करंट कितना हुआ प्लेट्स के बीच में? कुल करंट प्लेटों के बीच में कितना हो गया है? IC प्लस ID इज इक्वल टू 0। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? म्यू 0 I, म्यू 0 इंटू 0, ये आंसर। इतनी सारी चीज़ें दे रखी थी, बच्चा सबको रख रख के देखेगा कि इसको यहाँ पे इसको करना है, इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ रखना है। कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, देखा इसके अंदर, नथिंग। पेज भर गए ना, मतलब इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी आपको, कोई ये भी नहीं, गुणा भाग भी नहीं करना था कहीं। इसलिए अपन वो क्वेश्चंस करते हैं, इस पर आप थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़े। किताब की सॉल्व एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल होती हैं, वो तो आप सभी कर सकते हो। अब इसमें आपको पता रहना चाहिए कि पहले क्वेश्चन को पढ़ने में बार बार सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना था, आंसर भी उसी में दे रखा है, आंसर उसी के अंदर दे रखा था। सिर्फ सिद्धांत क्या याद रखना था कि अब चालक हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर से इधर चलने लग गया, और चार्ज चलने की दर क्या दे रखी है 1.5 × 10⁻⁸ कूलाम पर सेकंड, और करंट की क्या होती है परिभाषा? कूलाम प्रति सेकंड। तो इसका मतलब इतना करंट बहने लग गया। क्योंकि इधर ये प्लस आगे जा रहा था तो इधर विद्युत क्षेत्र इधर डेवलप हो गया, विद्युत क्षेत्र इधर डेवलप हुआ तो इधर कितना आवेश डिस्चार्ज हो रहा है? इधर उसी दर से हो रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट से समान दर से होगा। तो 1.5 × 10⁻⁸ कूलाम पर सेकंड से इधर जा रहा है। और विस्थापन करंट अल्टीमेटली dq/dt होता है, क्योंकि करंट ले रहे हैं, इसको dq/dt है। उसका मान कितना आया? उसका 1.5 × 10⁻, यही दे रखा था, उत्तर दे रखा है इसके अंदर। तो IC ये था, ID नेगेटिव डायरेक्शन में था, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जीरो करंट प्लेट्स के बीच में। और जीरो करंट का मतलब जीरो चुंबकीय क्षेत्र। ये IIT में सारे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, मैं आपको बार बार इस बात को बताने की कोशिश करता हूँ, और हर क्लास में ये निर्णय निकाल के जाता हूँ कि IIT के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, और PMT के क्वेश्चन थोड़े से कठिन, उसमें कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंटों में गड़बड़ इधर होने की संभावना है। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें सिद्धांत। अब क्योंकि अपन ने क्वेश्चन किताब में क्या पढ़ा आपने? सारा चार्ज वाला। क्लास में आपको पढ़ाएंगे चार्ज कर रहे हैं कंडेंसर कैसे होगा, सब पूरा चार्ज पढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन आ गया डिस्चार्ज का, ठीक है। थैंक यू। कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तो वेव्स पे नहीं आए, केवल विस्थापन करंट पे आए हैं। अब विस्थापन करंट के बाद कैसे वेव चलती हैं इसके बारे में बात करेंगे।